समय से परे यमलोक का विशाल दरबार। नीली लपटों के बीच सिंहासन पर यमराज शांत बैठे हैं और पास ही चित्रगुप्त हाथ में ग्रंथ लिए चिंतित खड़े हैं। प्रभु, दिल्ली के शांतिनगर में एक अनर्थ हुआ है। अर्जुन शर्मा 36 वर्ष के नाम के मनुष्य ने दूत कैलाश की डायरी पढ़ ली है। उसने आज रात 11:59 की अपनी अकाल मृत्यु की तारीख देख ली है। यमराज उठे और नीली लपटों में डरे हुए अर्जुन की छवि देखी। उसके कर्मों का लेखा क्या कहता है? जीवन सामान्य है प्रभु, लेकिन आत्मा पर एक सहकर्मी के साथ बेईमानी का एक पुराना दाग है। यमराज वापस सिंहासन पर बैठ गए। उनके चेहरे पर असीम शांति थी। कैलाश से कहो सूची सुरक्षित रखे और अर्जुन की प्रतीक्षा करो। देखते हैं यह मनुष्य साधारण है या असाधारण, ये समय बताएगा। चित्रगुप्त ने ग्रंथ बंद किया, पर उनके मन में एक सवाल रह गया। क्या इस बार कुछ अलग होगा? और इसी पल दिल्ली में अपनी मौत से बेखबर अर्जुन अपने लैपटॉप पर काम में उलझा था। साला ये रिपोर्ट आज रात खत्म करनी ही पड़ेगी, बॉस कल सुबह मांगेगा। तभी नीचे से प्रिया आई। अर्जुन, सो जाओ, अब रात के 11 बज गए हैं। बस थोड़ी देर प्रिया, ये रिपोर्ट। हर रात यही होता है। ठीक है, मैं सो जाती हूँ। प्रिया के जाने के बाद अर्जुन उठा और खिड़की के पास गया। उसने नीचे देखा तो हमेशा बंद रहने वाले कैलाश अंकल के घर में आज रोशनी थी और खिड़की पर उनकी परछाई तेजी से कुछ लिख रही थी। ये बुढ़ा इतनी रात को क्या लिख रहा है? अर्जुन ने परवाह नहीं की और वापस अपने काम में लग गया। लेकिन उसे क्या पता था, यमलोक में उसका नाम पहले से चर्चा में था। अगली सुबह रविवार, अर्जुन छत पर चाय पी रहा था। तभी नीचे से आवाज आई, अर्जुन बेटा, जरा नीचे आओ। अर्जुन नीचे उतरा। कैलाश दरवाजे पर खड़ा था। लंबा दुबला 60 साल के करीब, सफेद कुर्ता, सफेद धोती, चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान। हाँ अंकल, क्या बात है? बेटा, मुझे एक काम था। मेरे घर में एक पुरानी किताब है, बहुत भारी है। मुझे उसे ऊपर रखना है, जरा हाथ लगाओगे? हाँ चलिए। अर्जुन पहली बार कैलाश के घर के अंदर गया और अंदर जाते ही उसके पैर रुक गए। घर के अंदर दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। संस्कृत में कुछ लिखा था। एक कोने में लंबी लंबी मोमबत्तियां जल रही थीं, दिन के उजाले में भी। और सबसे अजीब, एक बड़ी काली मेज पर ढेर सारे कागज रखे थे जिन पर नाम लिखे थे, सैकड़ों नाम। अंकल, ये सब क्या है? कुछ नहीं बेटा, बस मेरा शौक है, पुराने ग्रंथ पढ़ता हूँ। ये नाम, इतने सारे नाम? वो रिकॉर्ड है पुराने जमाने के लोगों का। शुक्रिया बेटा। और हाँ, अगर कभी मेरे घर में कोई चीज दिखे जो तुम्हें समझ ना आए तो उसे छूना मत, ठीक है? ये वाक्य अर्जुन के जहन में घर कर गया। जी ठीक है। उसी समय यमलोक में कैलाश की परछाई यमलोक के दरबार में प्रकट हुई। एक दूत का दूसरा रूप जो एक साथ दो जगह हो सकता था। चित्रगुप्त ग्रंथ में कुछ लिख रहे थे। प्रणाम चित्रगुप्त जी। कैलाश, अर्जुन को अंदर आने दिया? हाँ, मेरी गलती हुई, दरवाजा खुला रह गया था। गलती? कैलाश, तुम 200 साल से ये काम कर रहे हो, दरवाजा कभी गलती से नहीं खुलता। कैलाश चुप रहे। सच बताओ। वो बच्चा अच्छा है चित्रगुप्त जी, उसकी अकाल मृत्यु है। मुझे लगा शायद अगर उसे पता चले तो वो कुछ कर सके। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम दूत हो, निर्णायक नहीं। यमराज को पता चला तो? मुझे पता है। दोनों स्तब्ध। यमराज धीरे धीरे सामने आए। कैलाश, तुमने नियम तोड़ा। क्षमा प्रभु। लेकिन कभी कभी नियम टूटता है किसी कारण से। देखते हैं ये अर्जुन क्या करता है। प्रभु, आप उसे मौका दे रहे हैं? मैं उसे देख रहा हूं चित्रगुप्त, बस देख रहा हूं। मृत्यु अपने समय पर आएगी। यमराज वापस पर्दे के पीछे चले गए। चित्रगुप्त ने कैलाश को देखा। तुम बहुत भाग्यशाली हो कैलाश। नहीं चित्रगुप्त जी, अर्जुन भाग्यशाली है। कैलाश ने अर्जुन को भाग्यशाली तो कह दिया था, लेकिन अर्जुन की किस्मत का असली खेल उसी रात शुरू होने वाला था। वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के 1 बजे बाहर तेज हवा चल रही थी। दूर कुत्तों के रोने की आवाज के बीच अचानक कुछ भारी गिरने की जोरदार आवाज आई। ये क्या था? अचानक इतनी तेज आवाज कहां से आई? 1:13, इतनी रात को? अर्जुन ने खिड़की से नीचे झांका। कैलाश अंकल का दरवाजा आधा खुला है और ये अजीब सी पीली रोशनी, अंदर कोई हरकत भी नहीं हो रही। ये बुढ़ा इतनी रात को कर क्या है? अर्जुन दबे पांव सीढ़ियां उतरकर नीचे गया। अंकल, आप अंदर हैं? आप ठीक तो हैं?
कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद पूरा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर अर्जुन के कदम ठिठक गए। ये सब क्या है? दीवारों पर ये कैसे अजीब से निशान है और मोमबत्तियां ऐसे कैसे कांप रही हैं? अंकल कहाँ गए? तभी अर्जुन की नजर कमरे के बीचों बीच रखी मेज पर पड़ी। वहां एक काली डायरी अपने आप खुली हुई थी। ये डायरी, इसके पन्ने अपने आप कैसे हिल रहे हैं? इसमें ऐसा क्या है जो वो दिन रात लिखते रहते हैं? अर्जुन ने अपना कांपता हुआ हाथ डायरी की तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां डायरी को छूने ही वाली थीं कि अचानक उसके दिमाग में कैलाश की आवाज गूंज उठी, उसे छूना मत। नहीं, अंकल ने सख्त मना किया था। कुछ तो गलत है इस किताब में। अर्जुन पीछे मुड़ा, लेकिन डायरी जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। लेकिन इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मैं नहीं देख सकता? बुढ़ा तो है नहीं यहाँ, बस एक बार देख लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। अर्जुन ने डायरी उठा ली। जैसे ही उसके हाथ किताब पर पड़े, कमरे की हवा अचानक रुक गई। उसे नहीं पता था, उसने सिर्फ एक डायरी नहीं, अपनी मौत उठा ली थी। डायरी का कवर बहुत भारी और अजीब सा ठंडा था। अर्जुन ने कांपते हाथों से पहला पन्ना पलटा और पन्ना देखते ही उसकी सांस वहीं अटक गई। मृत्यु सूची, माह अक्टूबर, यमराज की आज्ञा से दूत कैलाश द्वारा संकलित। यमराज की आज्ञा? दूत कैलाश? ये बुढ़ा पागल हो गया क्या? ये कैसा भद्दा मजाक है? अर्जुन ने पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर नाम, पता, मृत्यु की तारीख और मौत का कारण साफ साफ लिखा था। रमेश कुमार, C45 लक्ष्मी नगर, 3 अक्टूबर हृदयाघात। सुनीता देवी, B12 रोहिणी, 5 अक्टूबर दुर्घटना। जैसे जैसे वो पन्ने पलट रहा था, उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसे लगने लगा कि ये कोई मजाक नहीं है। उसने घबराहट में पन्ने और तेजी से पलटे, आगे और फिर उसकी नजर एक पन्ने पर जाकर जम गई, मानो कमरे की बची खुची हवा भी गायब हो गई हो। तारीख 12 अक्टूबर, नाम अर्जुन शर्मा, पता मकान नंबर 13 शांति नगर दिल्ली, मृत्यु का कारण रिक्त, समय रात 11:59। नहीं, ये मेरा नाम है, मेरा पता और मेरी मौत की तारीख। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने हड़बड़ाकर अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन ऑन की। मोबाइल की रोशनी उसके पसीने से भीगे चेहरे पर पड़ी। आज 11 अक्टूबर है, रात के 1:15 हो चुके हैं। मतलब कल नहीं, आज ही रात 11:59 पर। अर्जुन के पास 48 घंटे नहीं, अब अपनी मौत से बचने के लिए केवल 22 घंटे बचे थे। उसी पल धरती से कोसों दूर यमलोक के सन्नाटे में एक हलचल हुई। चित्रगुप्त के विशाल ग्रंथ का एक पन्ना अपने आप पलटा और उसमें से खतरे की सूचक एक तेज लाल रोशनी चमकी। चित्रगुप्त चौंक गए। प्रभु! यमराज दरबार में आए। उनकी चाल में वही असीम शांति थी, पर लाल रोशनी देखकर उनकी आंखें भी ठहर गईं। क्या हुआ? प्रभु, अनर्थ हो गया है। अर्जुन ने डायरी पढ़ ली है। उसने अपना नाम और मृत्यु का समय देख लिया है। अब वो सब जानता है। यमराज ने ग्रंथ में देखा, फिर वो धीरे से मुड़े और उन नीली लपटों की ओर देखने लगे, जिनमें अर्जुन का कांपता हुआ चेहरा और उसकी दहशत साफ दिखाई दे रही थी। डरा हुआ है। स्वाभाविक है प्रभु, लेकिन अब वो शांत नहीं बैठेगा। वो कुछ करेगा, भागेगा, छुपेगा और विधि को बदलने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। करने दो प्रभु। चित्रगुप्त, मैंने युगों से लाखों मनुष्य देखे हैं। जब किसी इंसान को उसकी मृत्यु का पता चलता है तो वो सिर्फ 2 काम करता है, या तो वो पूरी तरह टूट जाता है या फिर वो पहली बार सच में जीना शुरू करता है। चित्रगुप्त ने भी लपटों में देखा। अर्जुन डायरी पटक कर उठा था। उसके चेहरे पर मौत का खौफ जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में हार मानने के बजाय एक अजीब सी चिंगारी जल उठी थी। वो लड़ेगा। हाँ प्रभु, क्या ये उचित है? अगर हर मनुष्य को ऐसे पता चल जाए और वो मृत्यु से लड़ने लगे तो? हर मनुष्य को पता नहीं चलता चित्रगुप्त, ये इत्तेफाक नहीं था। चित्रगुप्त के कदम वहीं रुक गए। उन्हें यमराज का इशारा समझ आ रहा था। तो ये आपकी ही योजना थी? उसके कर्मों का पन्ना तैयार रखो चित्रगुप्त। जब वो आएगा तो मुझे सब कुछ चाहिए। जब वो आएगा? प्रभु, क्या आपको सच में लगता है कि एक साधारण मनुष्य यहाँ तक, यमलोक तक आएगा? वो आएगा, मुझे पता है। दरबार में फिर से वही खौफनाक सन्नाटा छा गया। चित्रगुप्त ने चुपचाप अपना ग्रंथ खोला और अर्जुन शर्मा के नाम के नीचे एक नया पन्ना जोड़ दिया, जिस पर लाल स्याही से सिर्फ एक शब्द लिखा था, प्रतीक्षित, अवेटेड। अर्जुन उल्टे पांव कैलाश के घर से भागा और सीधे अपने कमरे में आया। उसकी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं,
उसने घबराहट में सो रही प्रिया को झकझोर कर जगा दिया। प्रिया, प्रिया उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ? इतनी रात को तुम ऐसे पसीने से क्यों भीगे हो? प्रिया, कैलाश अंकल के घर में नीचे एक डायरी थी, मौत की लिस्ट, उसमें मेरा नाम था। प्रिया, मेरी मौत की तारीख लिखी है उसमें, 12 अक्टूबर रात 11:59 पर। प्रिया ये सुनकर झटके से उठकर बैठ गई, लेकिन उसे लगा कि अर्जुन काम के स्ट्रेस में कोई बुरा सपना देखकर डरा हुआ है। अर्जुन, शांत हो जाओ। तुम पक्का कोई बुरा सपना देख रहे थे। यहाँ बैठो। नहीं प्रिया, मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा नाम, हमारा पता, सब कुछ साफ साफ लिखा था उसमें। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम सुबह होते ही कैलाश अनबाल से बात करेंगे। जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बुला लेंगे। पुलिस क्या करेगी प्रिया? वो इंसान नहीं है, वो यमराज का दूत है। प्रिया ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। सो जाओ अर्जुन, कुछ नहीं होगा, कल सुबह देखेंगे। प्रिया तो कुछ देर बाद वापस सो गई, लेकिन अर्जुन, वो बिस्तर पर लेटा तो रहा, लेकिन उसकी आंखें पूरी रात खुली रहीं। घड़ी की टिक टिक उसे किसी टाइम बम की तरह लग रही थी, और हर गुजरता सेकंड उसे मौत के और करीब ले जा रहा था। 12 अक्टूबर सुबह के 7 बजे। अर्जुन के पास अब 17 घंटे से भी कम का समय बचा था। रात भर उसकी पलक तक नहीं झपकी थी। वो सीधा नीचे गया और कैलाश के दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। अंकल, दरवाजा खोलो। कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। सामने कैलाश खड़ा था, चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी शांति। सुबह सुबह? अंकल, मैंने डायरी देख ली है। कैलाश की वो शांत मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। उसके चेहरे का भाव बदला, जैसे उसे अर्जुन के इस सीधे हमले की उम्मीद नहीं थी। अंदर आओ। अर्जुन अंदर गया। रात को जो कमरा खौफनाक लग रहा था, सुबह की रोशनी में बिल्कुल सामान्य था। मेज खाली थी। अर्जुन सीधे मुद्दे पर आया। आप यमराज के दूत हैं, सच बताइए। हाँ बेटा, मैं 200 साल से इस धरती पर हूँ। मेरा काम है मृत्यु की सूची तैयार करना। तो मेरी मौत आज रात सच में होगी? डायरी में जो लिखता है वो होता है। ये सुनकर अर्जुन टूट सकता था, लेकिन उसकी आंखों में डर की जगह अब बगावत ने ले ली थी। नहीं, मैं कुछ करूंगा। मैं ऐसे हाथ पर हाथ रखकर मरने वाला नहीं हूं। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। देखते हैं। अर्जुन ने हार नहीं मानी थी। अब उसके दिमाग में मौत को मात देने का सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने सबसे तेज और शातिर दोस्त विक्रम के पास जाना। अर्जुन सीधा अपने दोस्त विक्रम के घर पहुंचा। विक्रम एक तेज तर्रार पत्रकार था, जिसका दिमाग किसी जासूस से कम नहीं चलता था। अर्जुन ने बिना घंटी बजाए सीधा दरवाजा धकेला। विक्रम, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। विक्रम आराम से सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। अर्जुन की उड़ी हुई रंगत देखकर वो चौंक गया। क्या हुआ भाई, भूत फूत देख लिया क्या? इतना घबराया क्यों है? मेरे पड़ोस में यमराज का दूत रहता है विक्रम। उसकी डायरी में लिखा है आज रात मेरी मौत होगी। अर्जुन को ऊपर से नीचे तक बहुत ध्यान से देखा, जैसे कोई केस स्टडी कर रहा हो। देख भाई, या तो तूने सुबह सुबह नशा कर रखा है, या तू सच में किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है, और तेरी शक्ल बता रही है कि तू नशे में बिल्कुल नहीं है। विक्रम, मैं सीरियस हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। बैठ यहाँ और शुरू से बता, एक एक बात। अर्जुन ने रात के 1 बजे से लेकर सुबह कैलाश से हुई बातचीत तक सब कुछ विक्रम को बता दिया। विक्रम पूरे कमरे में टहलते हुए गहरी सोच में डूब गया। एक काम करते हैं, कैलाश पर नजर रखते हैं, और अगर वो सच में यमराज का दूत है तो भाई तुझे सीधा यमराज से मिलना पड़ेगा। यमराज से? पागल हो गए? मैं जीते जी यमराज से कैसे मिल सकता हूँ? कैलाश के जरिए। वो दूत है ना, उसकी पहुंच ऊपर तक होगी। आज वो जहां भी जाएगा हम उसके पीछे जाएंगे। उसी दोपहर यमलोक में चित्रगुप्त अपने विशाल ग्रंथ के साथ दरबार में बेहद बेचैनी से टहल रहे थे। उनकी चिंता साफ झलक रही थी। प्रभु, वो मनुष्य अब अपने मित्र के साथ मिलकर कैलाश पर नजर रख रहा है। वो उसका पीछा करते हुए शमशान तक आएगा। आने दो। प्रभु, मुझे एक बात पूछनी है, क्षमा करे अगर ये उचित न हो। क्या आप अर्जुन को बचाना चाहते हैं? दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। यमराज ने चित्रगुप्त की ओर देखा बहुत देर तक। मैं किसी को बचाता नहीं चित्रगुप्त, ये मेरा काम नहीं है। कभी कभी एक मनुष्य को आईना दिखाना पड़ता है। अर्जुन की अकाल मृत्यु है, लेकिन उसकी आत्मा पर एक बोझ भी है। अगर वो उस बोझ को उठाए बिना यहाँ आ गया तो अगले जन्म में उसे बहुत भारी पड़ेगा। तो आप चाहते हैं वो सच का सामना करे, उसके सहकर्मी रमेश वाली बात? हाँ। लेकिन प्रभु, अगर वो किसी तरह यहाँ तक आ गया, मृत्यु से पहले ही आपके सामने खड़ा हो गया, तब? यमराज अपने सिंहासन से उठे और उन नीली लपटों की ओर पलटे।
लपटों के अंदर अर्जुन और विक्रम शमशान के पास खड़े नजर आ रहे थे। तब देखेंगे, कोई भी मनुष्य यहाँ आकर खाली हाथ नहीं जाता चित्रगुप्त। या तो वो सच लेकर जाता है या सजा। और अगर वो सच बोले तो? यमराज पलटे। उनके चेहरे पर पहली बार एक असली लेकिन रहस्यमयी मुस्कान थी। तो शायद इस बार मैं नियमों से थोड़ा अलग सोचूं। चित्रगुप्त के हाथ वहीं रुक गए। उन्होंने अविश्वास से यमराज को देखा, क्योंकि युगों में पहली बार उन्होंने यमराज के मुंह से ऐसी बात सुनी थी। चित्रगुप्त ने चुपचाप अपना ग्रंथ खोला और अर्जुन शर्मा के नाम के आगे लिख दिया, विशेष प्रकरण, स्पेशल केस। अर्जुन और विक्रम कांपते कदमों से दीवार के पीछे से बाहर निकले। शमशान की राख अभी भी हवा में उड़ रही थी। अंकल, वो क्या चीज थी जो अभी यहाँ खड़ी थी? वो यमराज का संदेशवाहक था। तुम्हारे मित्र की मृत्यु का समय करीब आ रहा है, इसलिए वो उसे पहचान रहा था। तो आप बस देखते रहेंगे? आप कह रहे थे कि आप मुझे पसंद करते हैं, फिर आप मुझे बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब खौफ से ज्यादा गुस्सा था। बेटा, बचाने वाला मैं कोई नहीं होता, लेकिन एक रास्ता है। यमराज के दरबार में हर मनुष्य का न्याय उसके कर्मों से होता है। क्या तुम्हारी आत्मा पूरी तरह साफ है? आज रात 11:59 पर जब यमराज के दूत तुम्हारे प्राण लेने आएंगे तो तुम उनसे लड़ नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम यमलोक पहुंचने से पहले अपना हिसाब बराबर कर लो तो शायद दया की एक उम्मीद जाग सके। मैं क्या करूं? मेरे पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। कैलाश धीरे से पलटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रमेश के परिवार के पास जाओ। जो सच तुमने सबसे छुपाया है उसे सामने लाओ। मौत का डर तो सबको होता है अर्जुन, लेकिन कम ही लोग मौत के सामने सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। रमेश, ये वही है ना जिसकी ऑफिस में मौत हुई थी? अर्जुन, तूने क्या छुपाया है? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने अपनी मुट्ठियां भींची और गाड़ी की तरफ भागा। विक्रम, जल्दी बैठ, हमें रमेश के घर जाना है। कैलाश उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसने आसमान की ओर देखा जहां सूरज ढल रहा था। सूरज डूब रहा है और समय रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। शाम के 6 बज चुके थे। अर्जुन और विक्रम रमेश के पुराने और टूटे हुए घर के बाहर खड़े थे। रमेश की विधवा पत्नी सिलाई मशीन चला रही थी और उसका छोटा बच्चा पास ही पढ़ रहा था। अर्जुन, अब तो बता दे, उस दिन ऑफिस में क्या हुआ था? सबको लगा रमेश को हार्ट अटैक आया, लेकिन उस रात रमेश ने मुझसे मदद मांगी थी। उसे सीने में दर्द था, पर मुझे अपनी प्रमोशन की फाइल पूरी करनी थी। मैंने उसे अनदेखा कर दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब न कर सके। जब मैं बाहर निकला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से घर का दरवाजा खटखटाया। रमेश की पत्नी बाहर आई। अर्जुन भाई साहब, आप यहाँ इस वक्त? अर्जुन अचानक उसके पैरों में गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। रमेश की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। अगर उस रात मैंने दरवाजा ना खोला होता और उसे अस्पताल ले जाता तो वो आज जिंदा होता। रमेश की पत्नी और विक्रम दोनों सन्न रह गए। अर्जुन ने अपनी जेब से एक चेक निकाला और कांपते हाथों से उसे पकड़ा दिया। ये मेरी सारी सेविंग्स है। मुझे पता है इससे रमेश वापस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आप और बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। मुझे सजा दीजिए भाभी, पुलिस को बुलाइए। रमेश की पत्नी ने अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन अर्जुन की हालत देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, सजा देने वाली मैं कौन होती हूँ अर्जुन भाई साहब? रमेश तो चले गए, पर आज आपने सच बोलकर शायद उनकी आत्मा को थोड़ी शांति दी होगी। जाइए, भगवान आपको माफ करे। अर्जुन वहां से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन तभी उसने अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बज रहे थे। विक्रम, अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। मुझे घर जाना होगा। मुझे यमराज का सामना करना है। रात के 11:30 बज चुके थे। अर्जुन अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने प्रिया को जबरदस्ती दूसरे कमरे में भेजकर दरवाजा बंद कर दिया था। सिर्फ 29 मिनट। अजीब है, मौत के इतने करीब होकर भी डर नहीं लग रहा। शायद सच बोलने के बाद रूह हल्की हो गई है। अचानक पूरे कमरे का तापमान गिरने लगा। लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गईं। बाहर से वही साएं साएं करती हवा की आवाज आने लगी। 11:58। अर्जुन ने देखा कमरे के कोने से धुआं उठने लगा है। वही काली परछाई जो शमशान में दिखी थी अब उसके सामने खड़ी थी। आ गए तुम? मैं तैयार हूँ। घड़ी की सुइयां 11:59 पर आकर रुक गईं। अचानक दीवारें गायब होने लगीं। अर्जुन को लगा जैसे वो जमीन के अंदर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में खींचा जा रहा है। जब उसने आंखें खोली तो सामने कोई डरावना मंजर नहीं था।
वो एक विशाल नीले दरबार में था। सामने ऊंचे सिंहासन पर यमराज बैठे थे। उनकी आंखों में वही असीम गहराई थी। अर्जुन शर्मा, समय समाप्त हुआ। प्रभु, मैंने अपना पाप मान लिया है। अब जो भी सजा हो मुझे मंजूर है। प्रभु, इसने अंतिम क्षणों में सत्य का मार्ग चुना, रमेश के परिवार से माफी मांगी और अपना दोष स्वीकार किया। यमराज सिंहासन से नीचे उतरे। उनके हर कदम से पूरे दरबार में एक गूंज पैदा हो रही थी। वो अर्जुन के बिल्कुल सामने आकर रुक गए। मृत्यु एक अंत नहीं अर्जुन, एक हिसाब है। तुमने मरने से पहले अपना हिसाब बराबर कर लिया, लेकिन नियम नियम होते हैं। डायरी में लिखा नाम कभी मिटता नहीं। अर्जुन, नियमों के अनुसार तुम्हारी सांसें रुक चुकी हैं, लेकिन तुम्हारे सच और पश्चाताप ने तुम्हें एक अवसर दिया है। मैं तुम्हें पृथ्वी पर वापस भेज रहा हूं, केवल 48 घंटों के लिए। ये 48 घंटे तय करेंगे कि तुम मृत्यु के पास आओगे या अमरता की ओर बढ़ोगे। अर्जुन को एक नया जीवन दान मिला था। वो तुरंत विक्रम से एक चाय की टपरी पर मिला। भाई, तू जिंदा है? कल रात तो तूने डरा ही दिया था। वक्त मिला है विक्रम, पर सिर्फ 48 घंटे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटा, मौत से डर कैसा? जब मालिक साथ हो तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा, क्या सच में मृत्यु टल सकती है? क्या विधाता का लिखा बदला जा सकता है? बेटा, कबीर परमेश्वर की भक्ति में वो शक्ति है जो पत्थर पर लिखी लकीर मिटा दे। जैसे राजा परीक्षित की मौत निश्चित थी, पर ज्ञान ने उन्हें अमर कर दिया। आओ सत्संग में चलो, वहीं तुम्हें नाम दीक्षा और असली सुरक्षा मिलेगी। अर्जुन और विक्रम उस बुजुर्ग के साथ सत्संग की ओर चल पड़े। सत्संग की वाणी गूंज रही थी। अर्जुन और विक्रम भीड़ के बीच बैठे थे। अर्जुन के मन में उथल पुथल मची थी। मानुष जन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी न लागे डार। जो आज है वो कल नहीं होगा, और जो सत्य है वो कभी मिटेगा नहीं। महाराज, एक सवाल है। क्या विधाता का लिखा बदला जा सकता है? मैंने अपनी आंखों से अपनी मौत की तारीख देखी है। यमराज के दूत मेरे पीछे हैं। क्या आपकी शरण में आने से काल पीछे हट जाएगा? पुत्र, यमराज और काल का विधान केवल उन पर चलता है जो संसार के कर्मों के जाल में फंसे हैं। जब तुम पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की शरण में आकर नाम दीक्षा लेते हो, तो तुम्हारा पुराना खाता बंद हो जाता है। जैसे एक अपराधी को राजा खुद माफी दे दे, तो सिपाही उसे हाथ नहीं लगा सकते, वैसे ही परमात्मा काल के दंड को काट देता है। पर महाराज, हमने तो सुना है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। सत्य कहा पर अधूरा। यदि भक्त सच्चे मन से कबीर साहिब की भक्ति करे, तो परमात्मा उसके पहाड़ जैसे पाप को सुई की चुभन जितना छोटा कर देता है। वो अकाल मृत्यु को टाल सकता है, क्योंकि काल उसी के अधीन है। महाराज, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। मुझे मौत से नहीं, अब इस माया जाल से बचना है। मुझे शरण में ले लीजिए। गुरुजी ने अर्जुन को नामदान दिया। जैसे ही दीक्षा पूरी हुई, अर्जुन को अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस हुई जैसे हजारों सालों का बोझ उतर गया हो। उसे महसूस हुआ कि अब काल की कोई भी डायरी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जाओ भक्त, अब निर्भय हो जाओ। अब तुम्हारी डोर साहिब के हाथ में है। 48 घंटे पूरे हुए। रात के 11:59 पर अर्जुन अपने कमरे में कबीर साहिब का नाम सुमिरन कर रहा था। अचानक 2 भयानक यमदूत प्रकट हुए। अर्जुन, समय पूरा हुआ, चलो हमारे साथ। ये क्या, हमारी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही? इसकी आत्मा को हम छू भी नहीं पा रहे। चित्रगुप्त, इसके कर्मों का लेखा जोखा देखो। इसके चारों ओर ये कैसी अलौकिक शक्ति है। प्रभु, इसके पुराने सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। इसके खाते में अब कबीर साहिब की भक्ति का ओट है। हम इसे हाथ नहीं लगा सकते। यमराज, ये अब मेरा भक्त है। इसने नाम दीक्षा लेकर अपनी रूह मुझे सौंप दी है। इसके प्रारब्ध के सारे पाप मैंने दग्ध कर दिए हैं। अब इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। क्षमा करें परमेश्वर, मैं भूल गया था कि आपकी शरण में आने वाले का लेखा जोखा काल के अधिकार से बाहर हो जाता है। जा बच्चा, अब निर्भय होकर भक्ति कर। तेरा काल टल गया है। सूरज की पहली किरण के साथ अर्जुन उठा। आज वो सिर्फ जिंदा नहीं था, वो मुक्त था।
इस कहानी के अनुसार मानुष जन्म दुर्लभ है का क्या अर्थ है? ए, इंसान जल्दी मर जाता है। बी, इंसान का जन्म बहुत कठिनाई से मिलता है, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। सी, इंसान सबसे ताकतवर है। डी, इंसान अमर है। कृपया सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें।